नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि क्या होगा लॉ ऑफ डिमांड। आपको होगा सर जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड डिमांड कह लो या क्वांटिटी कह लो। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। यही लॉ ऑफ डिमांड है। कैसे लिखोगे इसको? लॉ ऑफ डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन। Which situation? When price increases, demand decreases. When price decreases, demand increases. This is law of demand, है ना? लेकिन अगर आप ये स्टेटमेंट लिखते हो तो इसमें आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? जब तक आपने लिख दिया, क्यों नहीं मिलेंगे? जब तक इसके साथ 4 वर्ड्स और नहीं लिखोगे। वो 4 वर्ड्स क्या? वो है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो इसका मतलब पूरी स्टेटमेंट क्या हो गई? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है उसके साथ आपको ये लिखना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि ये क्यों लिखना है? ये क्यों लिखना है कि जब बाकी चीजें कांस्टेंट हो, ऐसा क्यों लिखें? ये अच्छा भला तो लॉ है कि प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी कम होती है, प्राइस कम होता है, क्वांटिटी बढ़ती है, इतना ही काफी है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अब सुनो कि ऐसा क्यों ये साथ में लिखना जरूरी है। मान लिया आप कहते हो कि नहीं जी सर इतना ही लॉ काफी है, ये ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। चलो, तो मैं इसके बिना वाला के एग्जाम्पल लेके बताता हूं। मान लिया इधर ये है पेप्सी का प्राइस और ये क्वांटिटी, और इधर आपकी इनकम है। देखो आपकी मान लिया 20 रुपए इनकम है, ठीक है, और पेप्सी है 10 रुपए की। आप रोज 2 पेप्सी पीते हो, ठीक। अब पेप्सी का रेट बढ़कर हो गया 20 रुपए। समझ में आ रहा है? फिर से देखो, तो अब आप कितनी पेप्सी पियोगे? ऑब्वियसली एक, क्योंकि आपकी इनकम तो 20 है। यानी कि आपने कहा सर देखो वही रूल लग गया, जब प्राइस बढ़ा जब 10 रुपए था तो आप 2 पेप्सी पीते थे, प्राइस बढ़ गया ज्यादा हो गया तो आप एक पेप्सी पी रहे हो। तो आप कहोगे सर ये तो रूल लग ही रहा है, ये लॉ ऑफ डिमांड है, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। चलो अब मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि जब 10 रुपए रेट था तो आप 2 पेप्सी पीते थे 20 रुपए में। जब पेप्सी का रेट बढ़कर 20 रुपए हो गया तो आप एक पेप्सी पीने लग गए। लेकिन मान लो जब इसका रेट बढ़ा ना 20 रुपए हुआ तो अचानक से आपकी लॉटरी निकल गई और आपकी इनकम जो 20 रुपए की जगह ना आपकी इनकम हो गई इतनी सारी, ये इतने जीरो लग गए आपकी इनकम में। आपकी इनकम अरब 2 अरब रुपए हो गई। अब मुझे बताओ क्या 20 रुपए पेप्सी का रेट होने पर अब आप एक ही पेप्सी पियोगे? नहीं, अब आप कहोगे सर अब आप तो पूरे मोहल्ले को पिला सकते हैं हम पेप्सी, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? अब लॉ ऑफ डिमांड कहां गया? लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है कि 10 रुपए थी पेप्सी का प्राइस तो अब 2 पेप्सी पी रहे थे। अब पेप्सी का रेट अगर 20 रुपए हो गया तो अब तो 10,000 पेप्सी मंगवा रहे हो। क्यों? ये तो लॉ ऑफ डिमांड टूट गया ना। लॉ ऑफ डिमांड तो देखो रेट बढ़ गया तो कम होनी चाहिए क्वांटिटी, ये तो कम नहीं हो रही है तो बहुत बढ़ गई। तो इसीलिए जिसने लॉ ऑफ डिमांड बनाया उसको भी तो पता था लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा उसका। देखो अभी मैंने ही फेल कर दिया कि रेट बढ़ गया तो पेप्सी कम होनी चाहिए तो बहुत बढ़ रही है। तो इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड के साथ लगाया गया अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, कि बाकी चीजें में कोई चेंज नहीं हो। बाकी चीजें मतलब जैसे कि इनकम, बाकी चीजें इनकम जैसे कि इनकम में कोई चेंज ना हो, कि इनकम इतनी ना हो। अब बताओ क्या रूल चलेगा? अब बताओ क्या होगा? हाँ जी अब तो ठीक है, अब तो वही होगा कि 10 से 20 हो गया, पेप्सी 2 से 1 हो जाएगी, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लॉ ऑफ डिमांड कब चला? जब अदर थिंग्स में क्या अदर थिंग्स हो गई? जैसे इनकम अदर थिंग्स है कि कांस्टेंट रहे, इनकम में कोई चेंज ना हो, तब हमारा लॉ चलता है। अब लॉ चल रहा है कि रेट बढ़ गया क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है। तो अदर थिंग्स कौन सी होती है? अब तुम कहोगे अदर थिंग्स में सर आपने एक एग्जांपल दे दिया इनकम का, और भी अदर थिंग्स हैं। हाँ और भी है अदर थिंग्स, उन सबको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखो, मान लिया आप हर महीने जीन्स खरीदते हो, एक जीन्स, ठीक है, आप जीन्स खरीदते हो और जीन्स का प्राइस है 1000 और आप महीने में क्वांटिटी एक जीन्स ले आते हो, ठीक है। क्योंकि जीन्स फैशन में है। अब अचानक से जीन्स का रेट घट कर हो गया 500,
500 हो गया तो आप 2 जीन्स लोगे। लॉ ऑफ डिमांड यहां तक तो बहुत बढ़िया था, चल ही रहा है कि जैसे ही प्राइस कम हुआ क्वांटिटी बढ़ेगी। यही लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि प्राइस कम हुआ क्वांटिटी बढ़ेगी, हो गया। लेकिन अदर थिंग्स देखो, मान लिया जब आप 1000 रुपए की जीन्स लाते थे, एक जीन्स लेते थे महीने में, तो उसका फैशन था। अचानक से जीन्स का रेट हो गया 500। पर हुआ क्या, जीन्स हो गई आउट ऑफ फैशन, कि जो भी जीन्स पहनता है अब उसे लोग पिछड़ा हुआ समझते हैं। लोग उससे बात ही नहीं करते कि ये तो बिल्कुल घटिया आदमी है कि जीन्स पहन रखी है इसने। मान लिया बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो गई, बिल्कुल ट्रेंड से बाहर हो गई, कोई जीन्स नहीं खरीदता। अब बताओ आप क्या करोगे कि जीन्स का रेट 500 हो गया, तो क्या आप 2 लोगे? नहीं, आप तो बिल्कुल नहीं लोगे, क्योंकि आउट ऑफ फैशन हो गई, है ना। अब बताओ मुझे कहां गया लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है कि जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहां तो नहीं बढ़ रही। लॉ ऑफ डिमांड फिर से फेल हो गया। इसीलिए जिसने लॉ ऑफ डिमांड बनाया उसने कहा नहीं जी, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी चीजों में मत चेंज करो। यानी कि जो फैशन तब था और वही फैशन अभी भी रहने दो, नो चेंज। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स कांस्टेंट रहने दो। अब बताओ क्या करोगे? हाँ जी, अब तो 2 लेंगे। अब लॉ ऑफ डिमांड चल गया कि प्राइस कम हुआ और क्वांटिटी बढ़ गई, है ना। तो इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड कब चल रहा है, कब वो एप्लीकेबल हो रहा है? जब अदर थिंग्स जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था, इनकम वही रहे, फैशन वही रहे, है ना, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस वही रहे, और जैसे कि ऐसे बड़े सारे मैं एग्जांपल दे सकता हूं। लेकिन अब मैं आपको अदर थिंग्स का मतलब बता रहा हूं कि अदर थिंग्स है कौन कौन सी। ऐसे तो बड़ी सारी हो जाएंगी। तो अब आप ध्यान रखो ये अदर थिंग्स कौन सी हैं। आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसमें था फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें था प्राइस ऑफ गुड्स इटसेल्फ, फिर दूसरा था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये जब डिमांड मैंने चैप्टर शुरू किया था मैं तब की बात कर रहा हूं। प्राइस, इनकम, फिर हमने किया था टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फिर हमने किया था इसके अंदर वेदर कंडीशन, है ना, फिर हमने किया था इसके अंदर पॉपुलेशन, बहुत सारे ऐसे किए थे ना, और एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर, एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ये सारे फैक्टर फैक्टिंग किए थे हमने। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछते हैं, क्वेश्चन में अगर लॉ ऑफ डिमांड पूछा तो आपने बता ही दिया क्या कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, ये आपने पूरा बता दिया, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर साथ में पूछ लिया कि व्हाट आर द अदर थिंग्स, व्हाट डू यू मीन बाय दीज अदर थिंग्स, तो अदर थिंग्स मीन्स जो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, बेशक आप देख लेना वीडियो में, जो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें ये वाला पॉइंट छोड़ दो, बाकी सारे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वेदर, पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेड, एक और था वो प्राइस ऑफ अदर गुड्स था ना, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये सारी की सारी अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट आर द अदर थिंग्स, तो अदर थिंग्स मीन्स ये सारी अदर थिंग्स है। इसका एग्जांपल दे सकते हो आप, ठीक है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। कि जो लॉ ऑफ डिमांड अभी हमने पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड क्या कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या रीजन है, ऐसा होता ही क्यों है कि जब प्राइस कम होता है हम डिमांड क्यों बढ़ा देते हैं? इस क्वेश्चन को एक तरह से और भी कह सकते हैं, व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। देखो डिमांड कर्व ऐसा होता है हमेशा, स्लोप्स डाउनवर्ड, डिमांड कर्व हमेशा ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इधर प्राइस है इधर क्वांटिटी है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, देखो प्राइस इंक्रीज हुआ P1 से P से P1, क्वांटिटी देखो डिक्रीज हो गई Q से Q1। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, अगर प्राइस नीचे आ रहा है, ये प्राइस घटकर P2 हो रहा है, तो देखो व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। तो इनकी जो लॉ ऑफ डिमांड है उसी वजह से तो ये डिमांड कर्व ऐसा बन रहा है। तो क्वेश्चन को कैसे भी कह सकते हैं ये कि डिमांड कर्व ऐसे ही क्यों होता है, मतलब वही बात आगे कहने की कि ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है, और प्राइस जब कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है लॉ ऑफ डिमांड के पीछे, या क्या वजह है इसके पीछे, या मतलब प्राइस बढ़ना और डिमांड के इनवर्स रिलेशन के पीछे क्या वजह है ना। इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, क्या वजह है? पहली वजह है इनकम इफेक्ट। ध्यान रखना, आपको ये आंसर तब समझ में आएगा जब आपके दिमाग में क्वेश्चन, आपको ये पता होगा कि आप आंसर किस चीज का दे रहे हो। आपके दिमाग में क्वेश्चन
क्लियर होना चाहिए, तभी आपको आंसर समझ में आएगा। फिर से सुन लो, क्वेश्चन क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, हमारा मन ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इसके पीछे इनकम इफेक्ट काम करता है। इनकम इफेक्ट मतलब देखो, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, हम जानते ही है। हम यही ढूंढ रहे हैं कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि जब प्राइस कम होता है ना, हमारी डिमांड इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमारी इनकम जो है बढ़ जाती है, हमारी जो रियल इनकम है वो बढ़ जाती है। अब तुम कहोगे सर प्राइस कम हो रहा है मार्केट में, है हमारी इनकम से क्या मतलब उसका? एग्जाम्पल मान लिया पेप्सी का जो प्राइस है वो है 20 रुपए, और क्वांटिटी मैं एक पीता हूं और मेरी इनकम 20 रुपए है। ठीक है, पेप्सी का प्राइस घट के हो गया 10 रुपए, अब मैंने 2 पेप्सी पीनी शुरू कर दी, इनकम तो मेरी वहीं की वहीं है 20 रुपए। अब पहले एक बात, क्वेश्चन देखो, ये एक एग्जांपल है। हम यहाँ पे हमने क्या देखा कि पेप्सी का रेट कम हो गया तो क्वांटिटी बढ़ गई। तो आप कहोगे सर ये तो हम जानते ही हैं, ये तो लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन हम इस क्वेश्चन में क्या ढूंढ रहे हैं? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हम इस क्वेश्चन में ढूंढ रहे हैं इसका रीजन, कि ऐसा होता ही क्यों है कि पेप्सी का रेट कम हो गया तो क्वांटिटी बढ़ गई, ऐसा क्यों हुआ? उसका मैंने आंसर क्या बताया? इनकम इफेक्ट। क्या आंसर बताया कि देखो, जब किसी चीज का रेट कम होता है ना तो उसकी क्वांटिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है। अब आप कहोगे सर इनकम तो अभी भी वहीं की वहीं है। नहीं, यहां इनकम मेरी बढ़ गई है। मेरी इनकम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जब आई है ना, यहां पे मेरी इनकम बढ़ी हुई है, ये इनकम ज्यादा हो गई है मेरी। कैसे ज्यादा हो गई? है तो 20 है, यहां भी 20 है। मैं इस न्यूमेरिकल लिखे हुए इनकम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं रियल इनकम की। मैं बात कर रहा हूं इनकम के परचेजिंग पावर की। एक्चुअली ये हमारी रियल इनकम है। वो कैसे? देखो, पहले इसी 20 रुपए के नोट में एक पेप्सी आ पा रही थी, जैसे ही रेट कम हो गया हम अमीर हो गए। कैसे अमीर हो गए? क्योंकि उसी 20 रुपए के नोट में हम अब 2 पेप्सी खरीद पा रहे हैं। पहले उसी 20 रुपए में मैं एक पेप्सी खरीद पा रहा था, उसी 20 रुपए में मैं 2 पेप्सी खरीद पा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही रेट कम हो गया, हमारी रियल इनकम, हमारी परचेजिंग पावर, उस 20 रुपए के अंदर जो पावर थी ना पेप्सी खरीदने की, वो बढ़ गई। रेट कम होते ही उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई ना, तो परचेजिंग पावर बढ़ गई तो मतलब हमारी रियल इनकम बढ़ गई। देखो, रियल इनकम को आप ये मत समझना कि 20 और 20, ये तो मोनेटरी उसकी वैल्यू है। रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब हम अपनी इनकम में कितना सामान खरीद पाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे कि आज हम 2020 में हैं, ठीक है, और हमारी इनकम मान लिया 50,000 रुपए है। अगर मैं इसी 50,000 को लेकर टाइम मशीन से 1950 में चला जाऊं, 50 साल 70 साल पीछे, यही 50,000 मेरी इनकम तब भी हो, तो मैं आज जो मेरा स्टेटस है, अगर 1950 में मेरे पास 50,000 रुपए इनकम हो तो मेरा स्टेटस तो बहुत हाई है। अब देखो आगे ना वही बात, फेस वैल्यू तो 50 है, 50 यहां भी है, लेकिन मैं क्यों उसी 50 में यहां जितना मेरा स्टेटस है यहां पे बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा मैं रिच माना जाऊंगा? क्यों? क्योंकि 1950 में प्राइजेस जो थे ना बहुत डाउन थे, बहुत कम थे। हम उस 50,000 में बहुत सारी चीजें खरीद सकते थे, लेकिन आज उस 50,000 में कुछ भी नहीं खरीद पाते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही प्राइस कम होता है हम बैठे बैठे अमीर हो जाते हैं, और जैसे ही प्राइस बढ़ता है ना, हमारे कोई कसूर नहीं है, हमारी इनकम जितनी है उतनी है। रेट मार्केट में जैसे डाउन होते हैं हम अमीर हो जाते हैं, क्योंकि उतने ही पैसे हम ज्यादा चीजें खरीदेंगे। रेट जैसे मार्केट में बढ़ जाते हैं तो हम घर बैठे बैठे गरीब हो जाते हैं, क्योंकि अब हम उस पैसे में कम चीजें खरीद पाएंगे। तो समझ में आ गया रियल इनकम का कंसेप्ट। इस इनकम, मॉनेटरी इनकम को नहीं देखना, रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर। तो इसलिए मैंने कहा कि जैसे ही प्राइस कम होता है हमारी डिमांड क्यों बढ़ती है। वापस क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं कि हम यही ढूंढ रहे थे ना कि प्राइस कम होने पे डिमांड क्यों बढ़ती है, तो उसका आंसर मिल गया इनकम इफेक्ट। क्या लिखोगे कि जैसे ही प्राइस कम होता है हमारी डिमांड इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है, हमारी इनकम की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, हम उतने ही पैसे खर्च के अब ज्यादा सामान खरीद पाते हैं, इसलिए प्राइस कम होते ही डिमांड बढ़ा देते हैं। आगे समझ में? चलो अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसकी वजह से भी ऐसा होता है कि प्राइस कम होते ही हमारी डिमांड बढ़ जाती है। इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, वही एग्जांपल, एक तरफ पेप्सी का जो प्राइस है और एक तरफ कोक ले लेता हूं मैं, उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स कोक का जो प्राइस है। ठीक है,
पेप्सी का प्राइस 20 रुपए, मान लिया कोक का प्राइस भी 20 रुपए। हम क्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन वापस रिलेट करो इससे। क्वेश्चन हमारा ये है कि ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। हम इसका रीजन ही तो ढूंढ रहे हैं, है ना। हम इसका रीजन ही तो ढूंढ रहे हैं कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम, प्राइस कम से डिमांड क्यों बढ़ रही है। ये एक रीजन तो यहां मिल गया कि प्राइस कम होने से हम डिमांड इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। दूसरा देखो, जैसे ही प्राइस कम होता है, एक तो जो पहले एक पेप्सी पीता था 20 वाली, वो 10 रुपए होते 2 पिएगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं यहां पर कि वो उसकी रियल इनकम बढ़ गई, उसी 20 के नोट में 2 पिएगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। एक और रीजन देखो जो ये वाला है कि जैसे ही प्राइस कम होता है, ये जो कोक वाले कस्टमर है वो भी पेप्सी की डिमांड करने लगेंगे ना। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई ना। जितनी पेप्सी की बोतल पहले बन रही थी अब ज्यादा डिमांड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, जो उसकी कॉम्पिटिटिव गुड्स थे, उसके कस्टमर भी टूट के इधर आ जाएंगे कि वो भी पेप्सी की डिमांड करेंगे। तो जितना पेप्सी का स्टॉक पहले आ रहा था क्या उससे काम चल जाएगा? नहीं, दो तरफ से डिमांड का अटैक हुआ। दो तरफ से कैसे? एक तो जो पहले एक पीता था वो 2 पिएगा, ये इनका इफेक्ट में पढ़ लिया। दूसरा इफेक्ट क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन, कि जो सब्स्टिट्यूट के कस्टमर है वो भी इधर आ गए। तो अब तो पेप्सी कंपनी को ज्यादा पेप्सी बनानी पड़ेगी ना। तो इसीलिए तो ऐसा होता है कि जैसे ही प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई, है ना। पहला इफेक्ट इनका इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तीसरा इफेक्ट देखो, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। कि जैसे ही क्वेश्चन को रिलेट करो इससे, क्वेश्चन क्या था कि ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड हम क्यों बढ़ा देते हैं। इसके अंदर देखो एग्जांपल मैं फिर से वही ले रहा हूं, प्राइस किसका? पेप्सी का, और इधर कोक का प्राइस 20 रुपए 20 रुपए, प्राइस हो गया डाउन 10 रुपए। क्या क्या पढ़ चुके हम भाई? 20 रुपए पेप्सी का रेट था, 10 हो गया। तो जो एक पेप्सी पीता था, मान लिया मैं 20 रुपए मेरे पास होते थे, एक पेप्सी पीता था वो 2 पिएगा, ये हमने पढ़ लिया इनका इफेक्ट में, क्योंकि उसके 20 के नोट की परचेजिंग पावर बढ़ गई। पहले 20 में एक आती थी, अब 2, ये हमने कहां पढ़ा था? इनका इफेक्ट में। फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या पढ़ा कि जो कोक के कस्टमर है वो भी इधर आ गए। दो तरफ से डिमांड का अटैक हुआ। जैसे ही रेट कम किया पेप्सी ने, दो तरफ से डिमांड बढ़ गई। एक तो एग्जिस्टिंग कस्टमर, एक वाले 2 हुए, मतलब जो एक पीता था वो 2, और कोक वाले भी इधर आ गए। तीसरा इफेक्ट सुनो अब, जो लोग अब तक ना पेप्सी पीते थे ना कोक, क्योंकि 20 रुपए रेट था पेप्सी का भी कोक का भी, 20 रुपए रेट होने पर कुछ ऐसे कस्टमर थे जिनकी जेब में 10 रुपए थे, ना तो पेप्सी पीते थे ना कोक, वो कस्टमर थे ही नहीं। जैसे ही 10 रुपए रेट हुआ, इधर से इफेक्ट जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे डबल कर दी, इधर से इफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाले आ गए, और जो ये नहीं पीते थे ये भी साथ में पीने लग गए। यानी कि 10 रुपए रेट देखो, जब तक 10 नहीं था तो ये तो साथ में शामिल ही नहीं थे ना, ये तो जेब में 10 रुपए, पेप्सी और कोक तो 20 रुपए। ये कब ऐड हुए? जब इसका रेट 10 रुपए हुआ। तो यानी कि एक बात देखो कि जैसे ही किसी चीज का रेट कम होता है, उसका प्राइस अगर कम होता है, तो तीन तरफ से डिमांड का अटैक हो रहा है। समझ में आ गया ना? 3 तरफ कौन सी? एक तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो एक पीते थे वो 2 पीने लग गए, कोक वाले आ गए, और जिनकी जेब में 10 रुपए ही थे, जो अब तक ना पेप्सी ना कोक कुछ भी नहीं पीते थे, वो भी साथ में नए कस्टमर बन गए। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इससे भी देखो जस्टिफाई हो गया ना कि प्राइस कम होता है तो डिमांड क्यों बढ़ती है। हम रीजन ढूंढ रहे हैं, तीसरा रीजन ये रहा। फोर्थ पॉइंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो लॉ है ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी एक रीजन है, ये भी एक कारण है। किसका कारण? कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम, और प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। ये भी एक कारण है। ये कारण कैसे है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहले तो आपको अगर ये याद है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, ये हम कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि हमारी जो यूटिलिटी है, मार्जिनल का मतलब अगली यूटिलिटी है, वो डिमिनिश होती जाती है, कम होती जाती है। मतलब कि अगर आपका रसगुल्ले खाने का बहुत मन कर रहा है, चलो पेप्सी पीने का ही बहुत मन कर रहा है, तो पहली पेप्सी आपको बहुत सेटिस्फाई करेगी क्योंकि आपका बड़ा मन था।
अगर आपको कहे कि एक और पेप्सी पी लो, नेक्स्ट एक और पेप्सी पी लो, तो क्या आपका सेम क्रेज जो इस पेप्सी को पीने के लिए था, क्या आपकी यूटिलिटी, आपका क्रेज सेकंड पेप्सी में भी उतना ही होगा? नहीं, डिमिनिश हो जाएगा। आपकी यूटिलिटी जो इसके लिए आप इसको यूटिलाइज कर रहे हो, तो इससे तो यूटिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी मिली, बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई, लेकिन इससे कम हो गई। कोई अच्छा आपको 2 पीने के बाद कहे कि एक और पी लो, तो अब बताओ क्या आपके लिए उतना ही क्रेज रहेगा जो इसके लिए था? नहीं, आपका क्रेज धीरे धीरे डिमिनिश होता जा रहा है ना। इसलिए कहते हैं इसे डिमिनिशिंग मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब जब एडिशनल यूनिट आती है, जो एडिशनल, एक पहली यूनिट फिर दूसरी फिर तीसरी, जो एडिशनल यूनिट आती है, तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन है, वो डिमिनिश हो जाती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसका इस लॉ से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। वो कैसे? मान लिया मैंने एक पेप्सी पी, पहली पेप्सी तो मुझे बड़ा सेटिस्फाई करेगी, उसके लिए मैं पैसे भी हाई दूंगा, है ना। मेरा पेप्सी पीने का बहुत मन है, तो मान लिया तो पहली पेप्सी जितने में कहोगे मैं उतने में ले लूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत प्यास लगी है, मुझे पेप्सी चाहिए ही चाहिए। तो मैंने 20 रुपए खर्च कर दिए उसके लिए और पेप्सी ले ली, एक पेप्सी, ठीक है। अब मेरा पेप्सी से सेटिस्फेक्शन पूरा हो गया। अब मुझे कहे भाई एक और पी ले, मैं कहा नहीं अब मेरा मन नहीं है, नहीं एक और पी लो। मैं कहूंगा ठीक है ऐसा कर 15 रुपए में दे दे तो एक और पी लेता हूं, नहीं तो मुझे पीनी नहीं है, मेरा तो हो गया, मन भर गया। तो इसका मतलब आपने दूसरी क्वांटिटी कब खरीदी? जब उसका रेट कम होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि जो पहली वाली यूनिट मेरे को जितना सेटिस्फाई कर रही थी उतनी दूसरी नहीं करेगी, तो फिर मैं दूसरी के लिए रेट उतना क्यों दूं जितना पहली के लिए दिया था। जब पहली की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी, मैंने कहा मुंह मांगे रेट ले, लेकिन मुझे दे क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है। लेकिन दूसरी के लिए मैं क्यों दूंगा? नहीं दूंगा ना उतनी रेट। कब दूंगा? अच्छा चल ठीक है सस्ता दे दे तो मैं ले लेता हूं, है ना। इसका मतलब पहली की यूटिलिटी ज्यादा थी, इसलिए उसके लिए प्राइस ज्यादा था। दूसरी क्वांटिटी में कब खरीदूंगा? जब उसकी प्राइस कम होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया आपको मोबाइल लेना है, फर्स्ट मोबाइल अपनी लाइफ का, आपके पास मोबाइल नहीं है पर्सनल, आपको मोबाइल खरीदना है। आप कहते हो मुझे तो 40,000 वाला मोबाइल खरीदना है, आपने खरीद लिया 40,000 रुपए का मोबाइल, ठीक है। आप बहुत क्रेज था, आपको आपने खरीदा। अब कोई कहता है यार एक मोबाइल और खरीद ले, ऐसा ही सेम डिट्टो, वही मॉडल सब कुछ, सारे फीचर्स वही, सेम मोबाइल। आप कहोगे भाई मैं 40,000 में क्यों खरीदूं? क्योंकि इसके लिए तो मैं 40,000 पे कर सकता हूं, ये मेरी पहली क्वांटिटी थी, मेरा पहला मोबाइल था, मेरे को सेटिस्फैक्शन बहुत मिली इससे, है। लेकिन कोई कहे कि एक और खरीद ले सेम मोबाइल, आप कहोगे नहीं चाहिए, वो इंसिस्ट कर रहा है नहीं खरीद ले। आपको अच्छा चल ठीक है ऐसा कर 10,000 में दे दे सेम मॉडल, तो ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ, 10,000 में दे दे वो 40 वाली चीज। आप ऐसे ही बोलोगे ना। क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? वो इसलिए क्योंकि पहले की जो यूटिलिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, इसलिए आपने ज्यादा रेट दिया, है ना। पहली चीज की यूटिलिटी ज्यादा थी इसलिए आपने प्राइस भी ज्यादा दिया। दूसरी चीज की यूटिलिटी क्या उसके बराबर है पहली वाली के? सेम क्रेज है? नहीं, उसके लिए आपकी यूटिलिटी कम है, इसलिए आपको रेट भी कम। कोई कहे अच्छा एक और ले ले, आप कहोगे ले लेता हूं ला 500 रुपए में दे दे। यानी कि आप क्या क्यों कह रहे हो ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे आपकी यूटिलिटी डाउन हो रही है आप तभी क्वांटिटी खरीदोगे, नहीं तो नहीं खरीदोगे। तो बस घूम फिर के आ गए हम उसी पे। प्राइस कम होगा तभी डिमांड बढ़ाऊंगा, क्योंकि अगली चीज यहीं पे, यहां पे देखो, क्योंकि अगली चीज मुझे उतना सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो मैं उसके लिए प्राइस उतना क्यों दूं। इसके अंदर देखो ग्राफ में से देखो, मान लिया ये है P1, पहला 40,000 का मोबाइल, एक खरीद लिया मैंने। कोई मुझे कहता है एक और ले ले, मैं कहूंगा ना तब दे दे जब इसका प्राइस आधा कर दे, एक और ले लेता हूं। कोई कहेगा एक और ले ले तीसरा, अच्छा ले लेता हूं, ऐसा कर और उससे बिल्कुल ही गिरा दे तो तीसरा भी ले लेता हूं। यानी कि आप अगली क्वांटिटी कब खरीद रहे हो? जब उसका प्राइस कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको क्यों खरीदा? क्योंकि इसके लिए आपकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा थी, आपने प्राइस भी बहुत ज्यादा दिया। दूसरे की यूटिलिटी कम है इसलिए आपने प्राइस भी कम दिया। तीसरे की यूटिलिटी और कम है इसलिए आपने प्राइस भी और कम दिया। यानी कि बात आ गई ना यूटिलिटी पे, कि हम अगले जो कमोडिटी है वो तभी खरीदते हैं क्योंकि प्राइस कम होता है, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस यूजेस ऑफ ए कमोडिटी। कमोडिटी के
वेरियस यूजेज जब होते हैं तो ऐसा होता है कि प्राइस कम होता है, डिमांड बढ़ती है। एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क का प्राइस कम होता जा रहा है, आप उसकी डिमांड बढ़ाते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको उसके यूजेस मालूम है। सोचो अगर मिल्क के और कोई यूजेस होता ही ना पीने के अलावा, तो उसका अगर प्राइस कम होता तो आप उसकी डिमांड नहीं बढ़ाते, क्योंकि पीने के लिए तो है, 1 गिलास 2 गिलास पी लिया, दैट्स ऑल। तो प्राइस कम होने से हम उसकी डिमांड क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि उसके बहुत सारे यूजेस हैं। अब लेकिन नमक के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, सॉल्ट के साथ? क्योंकि उसके हमें वेरियस यूजेस नहीं पता, उसका जो यूज है वही है। यानी कि अगर उसका रेट कम होता जाएगा उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। क्यों? उसका कोई और यूज ही नहीं पता, उसका तो यूज यही है कि बस खाने में यूज होना है। ठीक है, तो इसलिए लेकिन मिल्क के साथ प्राइस कम होता जाता है, डिमांड बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे यूजेस मालूम है। और मिल्क का प्राइस अगर बढ़ता जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि उसमें यूजेस छोड़ते चले जाते हैं। इसलिए वेरियस यूजेस होना भी लॉ ऑफ डिमांड का एक रीजन है। ठीक है।